हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षित जालानी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर ऑन उम्मीद जेई। ये आपका अपना चैनल है और आज हम सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल डिस्कस करने वाले हैं। जो सॉलिड स्टेट क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और लीक से हटके है ना। इसके लिए आपको 11th का कुछ आता हो या ना आता हो, डजेंट मैटर, बस मैथ आनी चाहिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। उम्मीद जेई चैनल है, टेलीग्राम पे आप सर्च करें, हम लोग आपके सामने आ जाएंगे। वहाँ पे नोट्स, डीपीपी, शेड्यूल, माइंड मैप्स, क्लास कब हो रही है, मॉक टेस्ट कब देना है, सारे अपडेट्स रिगार्डिंग जेई आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उम्मीद जेई इंस्टाग्राम हैंडल हमारा, जो सोशली आप लोग ज्वाइन कर लो, सोशली हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स क्या होने वाला है जेई में, कैसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और हमारा anandmini.com, इस पर जल्दी से जाओ और यहाँ पे आपको सारे वीडियोस की रिपोजिटरी प्लस जीपीपी, माइंड मैप्स इन स्ट्रक्चर्ड वे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन से। यहाँ पे हमें क्रिस्टल एंड यूनिट सेल मैंने लास्ट टाइम डिफाइन करा था कि भाई देखो यार, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल क्या है, मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इस दीवार की, है ना, कोई भी आपके सामने दीवार हो और उसकी हाइट मेजर अगर आपको करना हो, उस दीवार की हाइट मेजर आपको करनी है और मुझे कुछ भी डायमेंशन नहीं पता, मुझे तो सर कुछ भी नहीं आता, तो वहां पे भाई दीवार कैसे बनी हुई है वो, भाई ब्रिक्स से। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट इज ब्रिक्स। एक ब्रिक की अगर आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता है तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ, ये दीवार बनने में इतनी ब्रिक यूज हुई है तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, हर चीज आप आइडिया लगा सकते हैं। तो एक ब्रिक की स्टडी करके वही चीज हम यूनिट सेल में करते हैं। बेसिकली होता क्या है, यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल का एक सिंगल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। उसको n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते जाओ तो आपको बड़ा सा क्रिस्टल मिल जाएगा। बट हमें क्या करना है, हम एक रिपीटिंग यूनिट को उठाएं, उसकी स्टडी करें तो हमारी पूरी क्रिस्टल की स्टडी आसान हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज योर यूनिट सेल जो हमने डिफाइन करा था। एक बार आपको ब्रीफ आइडिया मैंने दे दिया है कि भाई द यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस when it is repeated in a different ways and different direction। और आपको बताया था ब्रेवाइस लैटिस कितने होते हैं, 14 होते हैं, और टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, 7 हैं। ब्रेवाइस लैटिस का आंसर पूछना हो तो 14 है, टोटल क्रिस्टल सिस्टम हमारे 7 हैं, जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट सेल कितने कैटेगरी से क्लासिफाई हुआ है, तो देखें, देखिएगा आप आराम से समझिएगा। दैट इज योर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, कितनी कैटेगरी में हमने इनको क्लासिफाई करा है, ध्यान से समझिएगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इसको इस तरीके से ले लीजिए। तो द टाइप ऑफ यूनिट सेल बेसिकली, इनके कितने टाइप्स होंगे, ये दो टाइप्स में पाए जाते हैं। ठीक है जी, कितने टाइप्स में मेरे बच्चों, टू टाइप्स में। ठीक है, दो क्लासिफिकेशन है इनका, दोनों में आपको अच्छे से एक बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं, ध्यान से बस सुनते जाइए। ठीक है, एक तो होता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल बेटा, है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और वो एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, दो तरीके का, सेंटर्ड कह दो या नॉन प्रिमिटिव कह दो, वो भी चलेगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल की क्या खासियत होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल की ये खासियत होती है, इनको अगर हम डिफाइन करें जाए तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम कह सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, है ना, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, बस कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे। कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे। ये जगह देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने शो भी कर रखा है, ये देखिए, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, एक क्यूब के कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए, ये रहे 8 कॉर्नर। बस कॉर्नर्स पे अगर आपके एटम या आयन प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो कॉर्नर्स पे अगर आपके एटम या आयन प्रेजेंट है तो हम वहां पे बोल सकते हैं वो किसका पार्ट है आपके, वो आपके पार्ट है
सिंपल प्रिमिटिव यूनिट, सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हो या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिंपल बोला जाए मतलब कॉर्नर पे ही पार्टिकल है, कहीं पे भी ज्यादा सोचना है जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूं, इन्हें हम सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी कहते हैं, इन्हें हम सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब सेंटर्ड यूनिट सेल, अब आप सोचो कॉर्नर पे तो होना ही है ना, कॉर्नर के अलावा भी कहीं पे भी आपको मिल जाए, कॉर्नर के अलावा भी कहीं पे भी आपको मिल जाए, चाहे एज पे मिल जाए, चाहे सेंटर बॉडी सेंटर पे मिल जाए, चाहे फेस सेंटर से, हमें क्या पता, सब समझ आएगा अभी, जस्ट वेट एंड वॉच। कॉर्नर के अलावा कहीं पे भी मतलब देखो मैं इसी में आपको समझा के बताता हूँ, कॉर्नर के अलावा चाहे यहाँ पे इसके इस बीच में मिल जाए तो ये एज पे मिल जाएगा, ये एज है, ठीक है। कॉर्नर के अलावा यहाँ बीचों बीच मिल जाए, ये बॉडी सेंटर, इस क्यूब का सेंटर हो गया। कॉर्नर के अलावा यहाँ मिल जाए तो ये फेस पे मिल रहा है ना, ये फेस है क्यूब का, ठीक है, इस फेस के एकदम बीचों बीच मिल रहा है, तो कॉर्नर पे तो है, उसके अलावा कहीं मिलता है तो वो होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, हम उन्हें नॉन प्रिमिटिव भी कह सकते हैं। आई मेरी बात समझ में सबको, क्लियर, क्लियर है सभी को? तो नॉन प्रिमिटिव और क्यूबिक भी हम वहां पे उसको कह सकते हैं, ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं हम सेंटर्ड यूनिट सेल को, ठीक है। ये इसका इकलौता एक और नाम हमें पता चला है, दैट इज नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, इसको डिफाइन कर सकते हैं आप लोग आराम से कि भाई सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, प्रेजेंट सेम तरीके के पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट अदर देन कॉर्नर्स, है ना, कॉर्नर्स पे तो है ही, प्रेजेंट अदर देन कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के अलावा भी आपको ये मिल सकते हैं, कॉर्नर्स के अलावा भी आपको ये मिल सकते हैं। अब बेसिकली जो सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव जो मैंने डिफाइन करे हैं, ये बेसिकली तीन तरीके के होते हैं बच्चों, है ना। बेसिकली कितने तरीके के होते हैं ये, तीन तरीके के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। दे नॉन प्रिमिटिव वाले तीन तरीके के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है, तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के होते हैं, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, कौन कौन सा तरीका होगा, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, वो तीनों तरीके मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं हम, दैट इज फर्स्ट इज योर बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड होंगे, फेस सेंटर्ड होंगे एंड सेंटर्ड होंगे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं सर, ये क्या बला है, सिंपल तो समझ आ गया कि बस कॉर्नर पे है। बॉडी सेंटर नाम से ही पता चल रहा है कि एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर नाम से क्या पता चल रहा है, एटम प्रेजेंट है कोने पे तो है ही, कॉर्नर्स पे तो है ही, प्लस बॉडी इस क्यूब के सेंटर में भी प्रेजेंट है, सेंटर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। आई बात समझ में? फेस सेंटर से हमें क्या पता लग रहा है, फेस सेंटर से हमें ये पता लग रहा है कि भाई कॉर्नर पे तो है, ये फेस मान लीजिए, है ना, मान लीजिए ये फेस है ना, इस क्यूब पे ये फेस को डिनोट हम हाईलाइट कर रहे हैं, इस फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है, इस फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। फिर सर एंड सेंटर से क्या मतलब हुआ, ये नहीं आया समझ में सर, एंड सेंटर से क्या मतलब हुआ, तो बेसिकली एंड सेंटर से ये मतलब हुआ कि भाई यहाँ पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, दिख रहे हैं सभी को, यहाँ पे कॉर्नर्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक फेस है, तो अपोजिट फेस पे प्रेजेंट हो, मतलब एक यहाँ पे प्रेजेंट हो प्लस एक ये यहाँ पे, ये वाले इसके अपोजिट फेस में यहाँ पे प्रेजेंट हो, अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट, दैट इज एंड सेंटर। मतलब कोई सा भी फेस उठा लो, ये उठा लिया मैंने, ये फेस है, ये यहाँ प्रेजेंट है, और एक ये यहाँ पे ये फेस है, और एक यहाँ प्रेजेंट है, अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट है। आई बात समझ में? इस तरीके से देखते हैं अपोजिट पे। तो अब मैं इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको आसानी से दिखाता हूँ कि बॉडी सेंटर्ड क्या होंगे, फेस सेंटर्ड क्या होंगे, और एंड सेंटर्ड जो हमने अभी अभी डिस्कस करा। दिख रहा है कि कॉर्नर्स पे तो सारे एटम हैं, ये तो सिंपल वाला हो गया अगर बस कॉर्नर पे होते हैं, पर कॉर्नर के अलावा यहाँ पे एक बीचों बीच एक और बैठा है,
दैट इज एक और एटम है, दैट इज नोन एज योर बॉडी सेंटर्ड। मतलब एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड at the center of the cube and at the center of the cube। ठीक है, ठीक है, एंड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि बॉडी सेंटर जो बना हुआ है वहां पे पूरे बॉडी सेंटर जो हमारा ये बनाया है हमने बॉडी सेंटर, इसको बनाने में हमें कितने नंबर ऑफ एटम्स का यूज हुआ? तो टोटल एटम्स यहाँ पे कितने लगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 7। जो आप ये क्यूब मत समझ, ये जो है ना, ये एक तो बहुत से बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है, ये जो है ना ये स्फेयर माने जाते हैं बेटा, है ना, ये स्फेयर्स है। ये जो एटम्स का शेप है वो स्फेयर माना गया है। हम बस पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं उनके सेंटर्स को और कनेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े एटम्स है, वो मैं अभी आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा दूंगा उनका भी। ये एक सेंटर को हम छोटा पार्ट को इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए क्रिस्टल सिस्टम को। ठीक है ना? तो प्रेजेंटेड कॉर्नर एंड सेंटर। और कितने एटम लगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, है ना, एक बीच में और 6 सॉरी 8 ऊपर नीचे, 8 9 लगे ना यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 9 लग चुके हैं। फेस सेंटर कैसे डिफाइन करेंगे आप बताओ, सोचो एक बार। एटम प्रेजेंट एट द, एटम प्रेजेंट एट द कहां पे? कॉर्नर एंड corners and at the faces of the cube, faces of the cube। ठीक है, फेस के सेंटर में, एक क्यूब में कितनी फेस होंगी? 6 फेसेस हैं। तो कॉर्नर पे तो है ही 8 एटम्स और हर फेस पे एक एक एटम। ठीक है, तो यहाँ पे 14 एटम्स हो गए भाई। कॉर्नर पे 8 और हर फेस पे एक, तो 6 फेसेस है। फेसेस कैसे हुई सर? नहीं आ रहा समझ में, कैसे हुई फेस कौन? आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम को सोचें एक बार, है ना। एक रूम को अगर आप सोच लिए तो आपका पूरा सॉलिड स्टेट सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना। आप इस रूम में बैठे हैं, अब सोचिएगा, है ना। छत एक फेस, जमीन एक फेस, 2 फेस हो गई। 2 फेस ये दीवारें, 4 और आगे पीछे 6। क्लियर? सर कॉर्नर समझ नहीं आ रहे? कॉर्नर भी देख लो। कॉर्नर उधर एक साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म, बात ही खत्म। समझ आ गया? क्लियर है सबको कि कॉर्नर्स कैसे डिफाइन करें, फेसेस कैसे डिफाइन करें? अब देखिएगा एंड सेंटर्ड कैसे डिफाइन किया जाएगा। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as at two opposite faces, at two opposite faces। देख लो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करा है, देखो ये रहा, ये अपोजिट फेसेस हैं, ये दोनों दिख रही हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे एटम प्रेजेंट है इन दोनों जगह। अरे ये देखो ना यार, ये पूरा ये फेस हो गया एक, है ना, ये फेस हो गया, ये एक और फेस हो गया। अब ये दोनों फेस अपोजिट है, ये रहे, ये रहे एटम्स। आई बात समझ में? दो अपोजिट फेसेस पे आपके एटम्स प्रेजेंट हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज योर एंड सेंटर्ड। बस अभी ये डिफाइन करना है, कुछ नहीं सोचना, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। बस अभी इतना ही आपने ध्यान रखना है कि फेस सेंटर क्या हुआ सर, एंड सेंटर क्या हुआ सर, बॉडी सेंटर क्या हुआ सर। ठीक है, सब्र करें, सब्र का फल मीठा होगा, बस सुनते जाएं, है ना। वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा रखें, क्लियर रखें, और आपको सब चीजें समझ आ जाएगी बहुत बढ़िया से। ठीक है जी, चलिए आगे की और। चलिए, तो ये तो हमें समझ आ गया है सर। आगे बढ़ते हैं अब सर हम। देखिएगा, एटम ये तो हमने फेस सेंटर ये डिफाइन कर दिया। अब हम डिफाइन करते हैं एक और टर्म जो रिलेटेड है, जो बड़ी यूज होगी यहाँ पे, दैट इज नोन एज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। ये टर्म 2 बार आती है यार, है ना। एक जो बच्चे अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लिए होंगे वहां पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो ये कैसे डिफाइन होता है सर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है सर? फील दिलाइए, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब, भाई आप सोचिए, आपका घर है ना, आपका घर है और आपका घर के पास में खाली जगह है और इधर एक मकान बना हुआ है, ठीक है? आपके घर के पास में खाली जगह, कुछ भी नहीं बना हुआ एक साइड, और एक साइड मकान लाइन से बने हुए हैं। तो आपके मकान का, आपका खुद का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन किया जाता है कितने एटम आपको टच कर रहे हैं, क्लोजेस्ट, कितने एटम आपको टच कर रहे हैं, नियरिंग नेबरिंग पार्टिकल्स, ठीक है? द नियरेस्ट नेबर, सबसे बगल में कौन सा नेबर है, ऐसे बोलने, सबसे बगल में कौन है, कौन रहता है आपके घर में, कौन रहता है ना, सबसे बगल में कौन है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं कहूंगा मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर तो 1 है, सबसे बगल में मेरा जो है, जो मेरे नेबर है, एक ही है। अब मान लीजिए, सपोज करिए कि आपका घर है और दोनों साइड नेबर रह रहे हैं, है ना, लाइन से पूरा आपका गली है, उसमें लाइन से मकान है, आपका सेंटर में है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर अब हो गया 2। सिंपल। सो लेट अस डिफाइन इट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, द नंबर ऑफ नियरेस्ट neighboring particles, the number of nearest neighboring particles around a specific particle in a given crystalline substance is known as coordination number, is known as coordination number। समझ आई बात सबको? क्लियर हुआ कि भाई नियरेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, नियरेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं आपके, है ना, नियरेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं आपके, ठीक है, जिनसे हम ये चीज डिफाइन कर सकते हैं, नियरेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स अराउंड अ स्पेसिफिक पार्टिकल इन अ गिवन क्रिस्टल सिस्टम। तो वहां से हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन कर सकते हैं। इसी पे मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि यहाँ पे मतलब एक न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व करने के लिए आपको समझा रखा है कि देखिएगा, यहाँ पे एक एटम यहाँ सेंटर पे प्रेजेंट है, ये एटम यहाँ पे एक सेंटर पे प्रेजेंट है। अब इसको कितने लोग घेरे हुए हैं, इसको कितने लोग घेरे हुए हैं, कितने लोग घेरे हुए हैं, एक, देखिएगा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक उधर 8, देख लो, ये देखो सेंटर पे है, तो 1 2 3 4 तो ऊपर है, 5 6 7 और ये वाला 8वां, ठीक है, इसके पीछे 8वां, तो 8 लोग घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? नियरेस्ट नेबरिंग नेबर लोग कितने हैं? बहुत आसपास घने इलाके में रह रहा है ये, तो इसके नेबरिंग लोग हैं 8, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। आई बात समझ में सबको? तो इस तरीके से निकालते बेटा हम कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको समझना है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है? दैट इज नोन एज योर पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है भाई? ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे डिफाइन होती है? सर हमें कुछ नहीं पता, तो बस सब्र करें, हम इसलिए यहाँ पे बैठे हैं आपको समझाने के लिए कि सर ये पैकिंग एफिशिएंसी। अब ये देखो यार, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, क्योंकि ये वर्ड मैं बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, ठीक है, इस चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको समझ आना चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो है हमें समझ आना चाहिए कि हाँ सर ये पैकिंग एफिशिएंसी होती है, ये इस तरीके से डिफाइन होती है। अब देखो यार, सिंपल सा पैकिंग एफिशिएंसी का एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना। आप किसी भी जैसे ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, है ना, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, तो आप देखते होंगे वहां पे, है ना,
जो रैक्स बनी होती है ना, जो रैक्स बनी होती है, तो वहां पे आप देखते होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, जो मतलब बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, तो वहां पे बहुत एफिशिएंटली काम करा जाता है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सब्सटेंस अटैच रहता है यहाँ पे, एकदम फुल्ली फिल्ड रहती वो, है ना। कुछ भी जैसे सोप्स प्रेजेंट हैं, है ना, सोप्स की एक लाइन है, हर चीज एकदम पूरा स्पेस कोशिश करते हैं ऑक्यूपाई कर ले, ताकि वो मैक्सिमम आर्टिकल वहां पे रख दें और आपको दिखे और आप परचेज करें, है ना। ठीक है, तो वही चीज, और मान लो आपने ढंग से नहीं रखा हुआ है, कुछ सामान यहाँ बड़ा रख दिया है, यहाँ छोटा रख दिया है, फिर बड़ा रख दिया है, फिर छोटा रख दिया है, इस तरीके से उल्टे सीधे तरीके से इरेगुलर अरेंजमेंट रख रखा है ना, तब आपकी पैकिंग एफिशिएंसी बिगड़ जाएगी। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि भाई जो बच्चा, जो स्टूडेंट, है ना, 100 परसेंटाइल ला रहा है जेई मीन्स में, है ना, जो स्टूडेंट आपका 100 परसेंटाइल ला रहा है, तो मतलब उसने जो 11th 12th का सिलेबस है बहुत ज्यादा दिमाग में रख रखा है, करेक्ट है, कह सकते हैं कि, है ना, वो पढ़ा अच्छा है ना, और उसके दिमाग में एकदम पैकिंग एफिशिएंसी 100 परसेंटाइल है, 100 हो गई है भाई, परसेंटाइल है ना, मार्क्स नहीं हो सकते ना, परसेंटाइल 100 हो चुकी है, ठीक है। बट कुछ बच्चे हैं जो मतलब इतना नहीं, किसी का फिजिक्स वीक है तो खाली स्पेस हो गया, अच्छी नहीं है पैकिंग एफिशिएंसी, है ना, मतलब पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं है, दिमाग तो दोनों में सेम है, जगह तो दोनों के पास सेम है, एक में 100% ऑक्यूपाई हो गया कंटेंट और एक में 75% ही हो गया, सो दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। कि मतलब आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे रखा है, आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे रखा है, उसमें अरेंजमेंट किस तरीके से कराया आपने, अगर अरेंजमेंट वहां पे आपने पूरा कोशिश करिए कि सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर दे, तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी। अगर आपने ढंग से अरेंजमेंट अच्छे से नहीं करा, तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एरिया तो सेम है। सो यहाँ पे हम आप पैकिंग एफिशिएंसी डिफाइन कर सकते हैं कि सर पैकिंग एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज योर टोटल नंबर ऑफ सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम occupied by particles in unit cell, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, है ना, जो आपने रखे हैं उस यूनिट सेल के अंदर, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। सो पैकिंग एफिशिएंसी को इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, एक फॉर्मूला दैट इज Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। अब इसमें एक चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग समझाना चाहता हूं आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से। सर ये कैसे हुआ? अब देखो यार, Z क्या है, Z से कंफ्यूज नहीं होना, Z इज जस्ट योर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, या फिर फॉर्मूला यूनिट फॉर आयनिक क्रिस्टल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, या फिर फॉर्मूला यूनिट फॉर आयनिक क्रिस्टल, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम Z को, ठीक है। कैसे सर, क्या समझ आया? अब मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो डॉट्स थे ना, ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो ना, मैंने आपको समझाया भी था कि ये मान लीजिए ये सिंपल यूनिट क्रिस्टल का आप ये अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो हम ये स्फीयर्स माने गए हैं, तो स्फीयर्स का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर्स का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब मान लो वहां पे जो आपका जहां पे ये अरेंजमेंट हो रहा है वो पूरा क्यूबिकल है, वो पूरा क्यूबिकल है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? A इंटू बी इंटू सी। और अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी व्हाट? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी A इंटू बी इंटू सी। अगर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाता है, तो वहां क्यूबिक सिस्टम में, उस क्यूबिक सिस्टम में, ठीक है, आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा?
वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए क्यूब। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा आपका सिंपली, ठीक है, ए क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। z इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब तो समझ गए, एक जो स्फीयर अटैच है जहाँ पे रखा हुआ है उस पूरे क्रिस्टलाइन यूनिट सिस्टम में, चाहे वो कॉर्नर्स पे रखा हो, चाहे वो आपका बॉडी सेंटर पे रखा हो, चाहे वो आपका फेस सेंटर पे रखा हो, कहीं पे भी रखा हो, दैट विल बी योर इफेक्टिव नंबर ऑफ थिंग, दैट विल बी, या यूं कह सकते हैं आप, दैट विल बी योर दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमेशा, ठीक है। z इज नंबर ऑफ एटम। अब ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट कि सर हम z कैसे निकालें। तो हमारे पास सबसे पहले सिंपल वाला क्राइटेरिया सोचो, है ना। सिंपल क्यूबिक सिस्टम यहाँ पे ये रहा, सिंपल क्रिस्टलाइन क्यूबिक सिस्टम आपका ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सोचेंगे, सोचिएगा कि ठीक है ये कॉर्नर में है ना, आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर को सोचो एकदम कॉर्नर, कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है, ठीक है। अब कॉर्नर का जो एटम है, अब आप सोचिए वो कॉर्नर वाला एटम, ये आपका कमरा है, ऐसे कितने कमरों के साथ शेयर्ड है वो कॉर्नर वाला एटम, थिंक अबाउट इट। वो जो स्फीयर है, वो जो कॉर्नर में प्रेजेंट है ना, आपके घर के कोने पे जो प्रेजेंट है, कॉर्नर जो है वो कितने रूम का हिस्सा है सोचिए। तो उसका इफेक्टिव इस रूम में कितना एरिया आ रहा है, दैट इज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, वही तो लेंगे z। उसका इफेक्टिव यहाँ पे कितना एरिया आ रहा है, दैट इज इफेक्टिव वॉल्यूम इस पूरे कमरे में। भाई हम तो इस कमरे की स्टडी कर रहे हैं, हम और कमरे से थोड़ी मतलब है हमें, ठीक है। तो अगर सिंपल को देखोगे, अगर आप जब भी एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है तो वो 1/8 पोर्शन आपके इस कमरे में देता है। 1/8 कैसे हुआ सर, सोचिएगा, कॉर्नर है, ठीक है, आपके इधर एक कमरा, ठीक है, इधर एक कमरा, एक कमरा इधर, ठीक है, इधर एक कमरा है, ठीक है, करेक्ट है, एक कमरा आपके जस्ट ऊपर है, एक कमरा उसके जस्ट ऊपर है, तो 4 तो इधर हो गए, और 4 इन्हीं की मिरर इमेज आगे रख दो, 4 समझे, एक ये एक ऊपर, तो ऊपर वाले से भी वो कॉर्नर टच में होगा, अब वो कॉर्नर बगल वाले से भी टच में होगा, और बगल वाले के जो ऊपर होगा उससे भी टच में होगा, समझ आई बात। और रिपीट हो रहा है ये, तो रिपीट इन्हीं का, एक इसके मेरे आगे से भी टच में होगा, एक उधर भी टच में होगा, एक उसके ऊपर और एक इसके ऊपर से भी टच में होगा। विजुअलाइज हुआ। तो यहाँ पे कॉर्नर वाला एटम है ना, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस यूनिट सेल में, तो ये हम लिख लेते हैं कि जो कॉर्नर पे एटम होते हैं ना, कॉर्नर पे एटम होते हैं, कंट्रीब्यूट कितना, 8 इंटू 1/8, दैट विल बी इक्वल टू 1, पूरा 1 हो गया। बॉडी सेंटर में अगर है, बॉडी सेंटर की अगर बात करी जाए, तो बॉडी सेंटर में मतलब एकदम सेंटर में एटम, तो वो किसी का हिस्सा नहीं है, इसी का हिस्सा है बस, और कॉर्नर तो है ही, ठीक है। तो बॉडी सेंटर में है तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1, 2 हो गया। अगर फेस सेंटर पे है, अगर फेस सेंटर पे है, तो फेस सेंटर पे कितना होगा सोचिए, कॉर्नर पे 8, ठीक है, ऊपर और नीचे यहाँ पे 8, ठीक है। तो 8 इंटू कॉर्नर तो होगा ही हमेशा। अब फेस सेंटर सोचिए, तो फेस सेंटर मतलब ये वाला हिस्सा, ये फेस, पीछे की दीवार आपके है ना, पीछे की दीवार आपका फेस सेंटर है। अब वो पीछे की दीवार का जो सेंटर है वो फेस सेंटर है, तो वो आपके कमरे में भी आ रहा है ना, आपके कमरे में भी आ रहा है, और किधर जा रहा है, फेस सेंटर, सोचो, आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है ना, आपके कमरे में भी आ रहा है, आगे भी जा रहा है। ये बात समझ आई या नहीं आई, बोलो, सोचो एक बार, ये बात समझ आई नहीं आई, जा रहा है, आपके कमरे में भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है, करेक्ट है, ये बात सही है, ठीक है। तो ऐसी कितनी फेसेस है इस क्यूब की, 6 फेस है। कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ कितना है, आधा आधा, आधा उस कमरे में आधा इस कमरे में, ठीक है। तो कितनी फेसेस है, 6 फेसेस है। कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ है, तो नेट कितना हो गया, 4 हो गया कंट्रीब्यूशन। तो फेस सेंटर में जब भी सिंपल वाला हो, सिंपल वाला केस हो, तो z का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, बॉडी सेंटर हो तो 2 हो जाएगा, z का वैल्यू फेस सेंटर हो तो 4 हो जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है, ये मैंने समझा दी है। अब हम और नेक्स्ट क्लास में
डिटेल में पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, और अच्छे से आपको ये चीज़ें भी समझ आएगी, है ना। उस क्यूब का एनालिसिस करेंगे, फिर हम डेरिवेशंस पे जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे, और मज़े करेंगे। बस आप कमरे में बैठे रहो, है ना, कमरे को मत छोड़ना, आज कमरे को ही देखते जाना, ठीक है जी। सो आई होप यू लाइक दिस, एंड कोई भी आपको दिक्कत हो, ठीक है, वी आर हियर फॉर यू गाइज। काउंसलिंग, डाउट्स, क्वेरी, अपडेट्स, एनीथिंग you wish to have कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, प्लीज गिव अ कॉल ऑन 7303088743। दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ पीसीएमबी, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ में हो, चाहे बायो में हो, एनीथिंग। जेई भी होगा और नीट भी होगा, ठीक है जी। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और दिल से कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो, ठीक है गाइज। थैंक यू ऑल, बाय बाय।